कुछ एक फैसला उनके बहुत अच्छे भी रहे, जैसे बिल्डोजर वाला फैसला था उनका बड़ा सराहनीय कदम था। और सुप्रीम कोर्ट में SC/ST का रिजर्वेशन नॉन जुडिशरी पोस्टों पे, तो वो एक अच्छा कदम था। कई फैसले उनके बड़े अच्छे थे, एक दो फैसले विवादित थे। तो ये हर जस्टिस के साथ होता है, ये नहीं कि सिर्फ इन्हीं के साथ हो रहा है। कुछ से सहमत है, कुछ से नहीं सहमत है। वर्गीकरण वाले मामले पे हमने सबसे ज़्यादा विरोध किया था। मैंने सबसे ज़्यादा विरोध किया था, वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने फैसला दिया और 2 स्टेटों ने या 3 स्टेटों ने वो लागू भी किया है। और दूसरा जो उन्होंने क्रीमी लेयर की बात की थी, हम उसके भी खिलाफ थे। और शायद अब वो कह भी रहे हैं कि क्रीमी लेयर वाले मामले पर मेरी समाज के लोगों ने मेरी बुराई की थी। सर, CJI साहब का आज कार्यकाल समाप्त हो गया है, वो आज रिटायरमेंट ले ली है उन्होंने। कैसे उनको आज आप बधाई देंगे, कैसे याद रखेंगे उनके फैसलों को और उनके कार्यकाल को? सबसे पहले बधाई कि 6 महीने का कार्यकाल CJI गवई साहब का रहा। और विशेष बधाई, अब वो आज़ाद हैं और अपने जो यहाँ से आगे का उनका जो जीवन है वो स्वस्थ रहें, निरोग रहें और समाज के लिए भलाई, समाज की भलाई के लिए काम करते रहें। देश में कानून व्यवस्था कैसे आम लोगों तक आम भाषा में पहुँचे, इस पर वो काम करें। मैं समझता हूँ कि कम से कम हमारे जिस समाज से वो आते हैं, दलित समाज से, बुद्धिस्ट समाज से आते हैं, तो समाज में कम से कम आना जाना और अच्छे वकील कैसे पैदा हों, जो हमारे समाज के जज हैं उनकी डिसीजन पावर कैसे मजबूत हो, इस पर काम करें। और उनका जो अनुभव है उसको साझा करें, लिख के साझा करें, बोल के साझा करें, ताकि लोगों में उनका जो मैसेज है वो जा सके। और क्योंकि हमारे समाज के दूसरे, दलित समाज के दूसरे वो CJI थे, इनसे पहले KG बालाकृष्ण साहब थे, तो वो हिंदू दलित थे और ये बुद्धिस्ट दलित थे। दोनों में फ़र्क इतना था। तो बुद्धिस्ट दलित यानी डॉक्टर अम्बेडकर वादी की वैचारिकी से आने वाला, बुद्धा की वैचारिकी से आने वाला दलित व्यक्ति। तो शुभकामनाएं उनके लिए। और मैं तो यही कहूँगा कि उनका जो 6 महीने का कार्यकाल रहा है अच्छा रहा। सवाल 6 महीने में जो फैसले लिए, आप उनसे सहमत हैं, उनसे खुश हैं? कुछ से सहमत है, कुछ से नहीं सहमत है। वर्गीकरण वाले मामले पे हमने सबसे ज़्यादा विरोध किया था। मैंने सबसे ज़्यादा विरोध किया था, वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने फैसला दिया और 2 स्टेटों ने या 3 स्टेटों ने वो लागू भी किया है। और दूसरा जो उन्होंने क्रीमी लेयर की बात की थी, हम उसके भी खिलाफ थे। और शायद अब वो कह भी रहे हैं कि क्रीमी लेयर वाले मामले पर मेरी समाज के लोगों ने मेरी बुराई की थी। तो ये सच्चाई है, अगर दलित समाज का व्यक्ति कुछ भी बन जाए वो दलित ही रहता है। अगर एक ज़िले में DM दलित समाज का आ जाए और जब उसके यहाँ जाकर के ठाकुर साहब या लाला जी या चौधरी साहब या गुजर या कोई भी अन्य व्यक्ति जो जाकर के अंदर घुसता है, तो बाहर निकलते वक्त वो मन ही मन में गाली जरूर बकता है। तो ये जाति का जो द्वेष भावना है ये है कहीं ना कहीं। और इसी के चलते शायद मैं समझता हूँ CJI पर जूता भी फेंका गया था। अगर वो दलित नहीं होते तो जूता नहीं फेंका जाता। तो जाति है कि जाति नहीं, तो जाति के आधार पर क्रीमी लेयर लगाना वो गलत था। और फिर बाद में सरकार ने कहा कि नहीं, ये हो भी नहीं सकता, तो हुआ भी नहीं वो। कुछ एक फैसला उनके बहुत अच्छे भी रहे, जैसे बिल्डोजर वाला फैसला था उनका बड़ा सराहनीय कदम था। और सुप्रीम कोर्ट में SC/ST का रिजर्वेशन नॉन जुडिशरी पोस्टों पे, तो वो एक अच्छा कदम था। कई फैसले उनके बड़े अच्छे थे, एक दो फैसले विवादित थे। तो ये हर जस्टिस के साथ होता है, ये नहीं कि सिर्फ इन्हीं के साथ हो रहा है। इनसे पहले जो जस्टिस थे उनके सामने भी ऐसे बहुत सारे फैसले थे जिन्होंने भावनाओं के आधार पर किए थे। राम मंदिर का फैसला हो, अन्य कोई फैसला, चंद्रचूड़ जी घर पे बुला करके प्रधानमंत्री को बुला करके फिर गणेश चतुर्थी पर पूजा पाठ करवाना। तो वो कहीं ना कहीं लग रहा था कि सांठगांठ जुडिशरी में और नेताओं के बीच भी चलती होती है। तो ठीक है, हर व्यक्ति कोई भी किसी भी पोस्ट पर बैठ जाए, जज की पर बैठ जाए, IAS बन जाए, PCS बन जाए, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बन जाए, लेकिन वो होता आदमी है ही। लेकिन जब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी, उन्होंने अपने एक भाषण में ये कहा कि देश भर की जेलों में SC/ST समाज के ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है हमारे ऊपर केस क्या है, जिन्हें 1 साल की सज़ा है, लेकिन उनके पास कोई वकील नहीं, तो 5-5 साल से वो जेल में पड़े हैं। क्या इस मामले में CJI गवई साहब कोई स्टेप उठा सकते थे, कोई बड़ा कदम उठा सकते थे उन्हें रिलीज करवाने? CJI साहब कई मामलों में अच्छे काम उठा सकते थे। उनका जो 6 महीने ये और ज़्यादा यादगार बन सकते थे। लोग उनको और ज़्यादा सम्मान के साथ देखते। जैसे एक तो यही मसला जो आपने कहा, दूसरा जो बहुत सारे लोग हमारे अपने समाज के, SC/ST समाज के, अन्य भी समाज के, जो 20-20 साल से 5-5 साल से चले जेलों में सड़ रहे हैं, पुलिस ने चार्जशीट फाइल नहीं की, मुस्लिम युवाएं हैं, उनका क्या नाम है, कोई आरोप तय नहीं कर पा रहे हैं, जमानत नहीं मिल रही है। तो CJI साहब चाहते तो स्वतः संज्ञान लेकर के इन मामलों पर सुनवाई कर सकते थे कि अच्छा मैसेज जा सकता था देश में और विदेश में कि देश के अंदर जो दलित CJI हैं उन्होंने ये बड़े फैसले लिए हैं। क्या नहीं कर पाए, जो हुआ उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं हुआ उसके लिए कोई आगे आने वाले जो CJI उस पर विचार करें। हमारी आवाज़ जहाँ तक भी जा रही है, हम एक आम जनमानस हैं, मैंगो पीपल हैं, तो हमारी
जिम्मेदारी बनती है कि संविधान, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए बोलते रहें। जो लोग संवैधानिक पदों पर हैं उनको बताते रहें कि आपका जो काम है वो ये है, आप अपने काम से विचलित ना हो, तो उनको ये बताते रहें। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके आसपास जीवन चल रहा है। प्रत्येक व्यक्ति अपने सामर्थ्य अनुसार काम करने की कोशिश कर रहा है। हम बोल रहे हैं सीजीआई साहब की आज रिटायरमेंट है, उनके लिए शुभकामनाएं, उनकी वो लंबी उम्र जिएं, अपने अनुभव को साझा करें, देश के कोने कोने में जाएं, दलित समाज के बच्चों के लिए उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए योजनाएं अब कोई भी बनाएं, सरकार के साथ बैठ कर के बात करें, हमारे समाज के वकीलों को, जजों को गाइड करें, तो देश का और समाज का भला हो सकता है। जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि दूसरे दलित पहले बौद्धिस्ट जज थे ये, और बोध गया में बौद्धिस्टों के जो टेम्पल है उसको लेकर एक बड़ा विवाद चला इन्हीं के कार्यकाल के बीच में, उसमें याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में डाली गई, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, आखिर क्या वजह है? देखिए वो जहाँ तक मैं समझता हूँ उस मामले को, बोध गया वाला मामला जो कोर्ट का नहीं है, वो सरकार का मामला है। बीटी एक्ट 1949 जो एक्ट है उसको ख़त्म करना है। ख़त्म कौन करेगा? सरकार करेगी। तो वो कोर्ट का मामला नहीं है। जो लोग कोर्ट में गए वो क्यों गए, क्या है, मुझे नहीं पता। टिप्पणी तो कर सकता था ना कोर्ट। टिप्पणी भी कैसे, जब उसके उसमें नहीं आता, अधिकार क्षेत्र में नहीं है। कैसे अधिकार? भाई स्वतः संज्ञान ले सकते थे, कह सकते थे इस मामले को निपटाओ, क्यों लोग बैठे हैं, लेकिन उनको नहीं लगा। लेकिन वहाँ पर जो बीटी एक्ट 1940 तो कर सकता, मैं बता रहा हूँ ना, बीटी एक्ट 1949 है, उस एक्ट को सरकारें ख़त्म करेंगी। तो सरकार चाहती नहीं है कि वहाँ से जो ब्राह्मण पुजारियों का कब्जा है वो हटे। और वो हम ब्राह्मणों को भी गालियाँ क्यों दें, क्यों हम पंडितों को गाली दें? अगर वो वहाँ बैठे भी हैं तो कानून के तहत बैठे हैं, ज़बरदस्ती घुस के नहीं बैठे हैं। एक कानून है, कानून के तहत 4 ब्राह्मण 4 बुद्धिस्ट जो है वो पुजारी होते हैं, तो वो कानून है। तो लड़ाई जो लड़नी चाहिए वो ब्राह्मणों से नहीं लड़नी चाहिए, वो लड़ाई जो है सरकारों से लड़नी चाहिए कि इस कानून को बदलो। सरकार कानून को नहीं बदलना चाह रही है, क्योंकि कुछ खास समाज को फायदा पहुंचाना चाह रही है या उस समाज की बुराई मोल लेना चाहती है। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं हमारे लोग आंदोलित हैं। तो ठीक है सर, ये लंबे हैं, 20-100 साल का आंदोलन है, एक दिन में ख़त्म भी नहीं होगा और एक दिन में बना भी नहीं है। बैकलॉग को लेकर आपकी बड़ी लंबी लड़ाई रही है, क्या उस पर कोई कदम नहीं? इसको लेके बैकलॉग को लेकर, बैकलॉग देखिए, हाँ, बैकलॉग का मामला जहाँ तक है, बैकलॉग है और निजी क्षेत्र में आरक्षण है, रिजर्वेशन में प्रमोशन है, ये 3-4 बड़े ऐसे मामले हैं कि सरकार को इस पर ध्यान थोड़ा सा देना चाहिए। सर सीजीआई साहब को भी चाहिए था थोड़ा सा इस पर, उनका अगर मन होता तो बैकलॉग को लेकर के या रिजर्वेशन में प्रमोशन को लेकर के या निजी क्षेत्र में आरक्षण को लेकर के, इस पर सीजीआई साहब चाहते तो एक कोई टिप्पणी कर सकते थे, ताकि लोगों में एक उम्मीद बनी रहती। लेकिन अब तो लोगों की उम्मीद ही टूट गई है। जिस प्रकार से सरकार, बीजेपी की सरकार, आरएसएस की सरकार जो है वो दलितों का, और मैं तो खासतौर से दलितों का ही कहूँगा, दलितों में भी खासतौर से कुछ एक जातियों का, बाकी जाति तो सब जाति उनके साथ ही हैं। दलित समाज में भी खटीक उनके साथ हैं, वाल्मीकि उनके साथ हैं, पासी उनके साथ हैं, ज़्यादातर लोग उनके साथ हैं। ये चमार, महार और माला और 1-2 जाति हैं जो उनके निशाने पर हैं। ओबीसी टोटल उनके साथ है ही, अपर कास्ट उनके साथ है ही, मुसलमान और चमार और यादव कहीं कहीं छिटक रहा है। तो ये लड़ाई लड़ रहे हैं अपना। तो मैं तो यही कहूँगा कि सीजीआई साहब को चाहिए था कि थोड़ा सा इस पर टिप्पणी करते तो थोड़े समाज की ओर। आप लोग क्रीमी लेयर का क्यों विरोध कर रहे हैं? अगर सीजीआई साहब इस पर कुछ अपनी बात रख रहे हैं, क्रीमी लेयर में जो लोग, अब एक बात मुझे बताइए कि जो लोग सक्षम हो गए, आगे बढ़ गए, उन्हें तो फिर छोड़ देना चाहिए। मैं बता रहा हूँ ना, मैं क्या कह रहा हूँ। अब आज की तारीख में आईएएस या नीट की कोचिंग आप बच्चे को कराते हो, तो आकाश में अगर आपका बच्चा बुलंदशहर से या दिल्ली कहीं भी एनसीआर से आकर के दिल्ली में पढ़ाई करता है, तो नीट की कोचिंग का खर्चा उसका 1 साल का कम से कम 3 लाख रुपये है। कम से कम 3 लाख रुपये बता रहा हूँ, फीस और उसका रहना और उसका खाना। अब 3 लाख रुपये, 4 लाख रुपये जो गांव में देहात में रह रहा है, जो 2 या 3 बच्चे और मजदूरी कर रहा है, वो कहाँ से खर्च करेगा? तो नीट की तैयारी हमारा समाज कर नहीं पाएगा। जेई मेंस की, जेई एडवांस की तैयारी हमारे बच्चे, आम बच्चे कर नहीं पाएंगे। और यूपीएससी की तैयारी कर नहीं पाएगा, क्योंकि कहीं भी आप दिल्ली में रह करके, मुखर्जी नगर में रह करके आप अपने बच्चों को यूपीएससी की तैयारी कराते हो, तो उसका खर्चा भी उतना ही है। तो 4 लाख, 5 लाख रुपये, 6 लाख रुपये साल का खर्चा उठाने के लिए कहने साहब ये क्रीमी लेयर वाले ने, अरे भाई जिसको तुम क्रीमी लेयर करो उसी के पास तो पैसा है, उसी के बच्चे तो तैयारी कर सकते हैं नीट की, जेई की, में क्या नाम है, यूपीएससी की। और जो गाँव में देहात में जो लोग रहने वाले हैं उनके पास तो पैसा ही नहीं है। तो इसका मतलब आप चाहते हो कि मैं क्या करूं, उनके लिए सरकार स्कीम लाए ना। उनके लिए सरकार ये ना कहे कि हम इनको, उनके लिए सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार जो लोग पीछे रह गए उनके लिए स्कीम लाए। क्यों नहीं स्कीम ला रही उनके लिए फ्री कोचिंग की व्यवस्था करे, उनके लिए आगे लाने के लिए और नई स्कीम बनाए। भाई जिसके पास पैसा वो अपने बच्चों को तैयारी करा के वो सीट को भर सकता है, तो उसके लिए आप मना कर रहे हो। और जिसके लिए पास पैसा नहीं उसके लिए आप कह रहे हो कि क्या नाम है, आप बैठिए भाई, वो पढ़ ही नहीं पाएगा तो कैसे करेगा?